हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एस्टेट टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करेंगे और 150 में से हम पासिंग मार्क्स को कैसे लेकर आ सकते हैं। यानी कि हमारा टारगेट जो है वो 100 प्लस का ही रहना चाहिए, तभी कहीं जाकर हमारा जो एस्टेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा। ठीक है। क्योंकि मेरा भी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश जो है वो क्वालिफाई है और मैं टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट पर हूँ, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ी सी गाइडेंस आपको दे देनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मुझे इतनी ज़्यादा एस्टेट के बारे में नॉलेज नहीं थी। यानी जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन जब मैंने बार बार एग्जाम्स किए तो मुझे इसके बारे में जानकारी होती गई कि मुझे कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि जब पहली बार मैंने पेपर दिया था मुझे इतना भी नहीं पता था कि जो एग्जाम पेपर है वो उसके लिए हमें इंग्लिश की 6 to 12 तक की बुक्स पढ़ लेनी है। तो उन सब के बारे में आपसे बात करूंगी। आपको कैसे अटेम्प्ट करना होगा इंग्लिश का पेपर, कितना टाइम चाहिए होता है, उन सब के बारे में हमारी जो वीडियो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेगी। तो स्टार्ट कर देते हैं। आई मीन टू से मैं आपको बताना शुरू कर देती हूँ कि आपको कैसे तैयारी कर लेनी है। सबसे पहले तो आप जो चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, मुझे तो लगता है कि जब मैंने टीजीटी का एग्जाम दिया था मुझे लगता है कि मुझे पीजीटी का एग्जाम ज्यादा इजी लगा था एज कम्पेयर टू टीजीटी। बट हर बार लेवल अलग अलग रहता है एग्जाम का। शायद जब मैंने टीजीटी का एग्जाम दिया वो कुछ ज्यादा ही टफ आया हो और या हो सकता है कि पीजीटी का उस टाइम इजी आ गया हो। तो जैसे कि आप क्या करेंगे, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहता है दोनों ही लेवल में। लेकिन अभी पहले मैं आपको टीजीटी के बारे में बताऊंगी। तो 60 मार्क्स का आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट रहता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के बारे में मैं बात नहीं करूंगी, मैं इस वीडियो में ओनली इंग्लिश के बारे में बात करूंगी। तो टीजीटी के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके 6th की बुक होती है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 12th तक का टारगेट आप लेकर चले। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 11th 12th की बुक में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ जैसे 6th की 2 बुक्स हैं, एक शायद वो हनी कॉम हनी ड्यू इस तरीके की बुक होती है और एक वो दूसरी सप्लीमेंट्री द पैक्ट विद द सन होती है ना। तो उनकी जो गाइड्स होती है, गाइड बुक देखी होंगी आपने, बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो होते हैं वो गाइड्स में से पढ़ते हैं, गाइड्स ले रहे होते हैं, जो भी आपके सराउंडिंग में आपको आसपास दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको गाइड देखने को मिलते हैं, उन गाइड को लीजिए। उन चैप्टर्स की जितनी भी समरी है, पोएम की जितनी भी समरी है, पोएम्स के जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी पोइट हैं, उनको पढ़ दीजिए। यानी कि पहले आपका काम सिर्फ ये रहेगा कि इसकी समरी पढ़ी, पीछे एमसीक्यू की है, समरी पढ़ी, एमसीक्यू, समरी की, एमसीक्यू। दिस इज द बेस्ट आइडिया। ठीक है, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से पढ़ती थी और फिर क्या होता है, आपको वो याद होता जाता है। मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में कोई स्टोरी में से क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको तुरंत कर देते कि ये मैंने वहां पे पढ़ा था, और बहुत ईजी रहता है, बहुत ईजी लेवल का रहता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। तो ऐसे ही आपको 7th की बुक में से करना है, आपको ऐसे ही 8th की बुक में से करना है, और 9th और 10th की बुक होंगी, 11th 12th की अलग से बुक रहती है। आई थिंक 2-2 बुक ही रहती हैं। सिलेबस जो है वो, क्योंकि मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ाती हूँ तो वहां पर सीबीएसई, क्योंकि हरियाणा के स्कूल भी कुछ ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। जैसे मॉडल संस्कृति स्कूल है तो मॉडल संस्कृति का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मतलब जैसे वहां पर इंग्लिश की बुक में कुछ चेंज आया है, और आई थिंक वो हरियाणा के बोर्ड के स्कूलों में भी चेंज हुई है बुक, हर जगह ही चेंज देखने को मिला है। जैसे अब नई बुक आई है पूर्वी, 6th क्लास की इंग्लिश की बुक है पूर्वी। तो आप ऐसा करिएगा, 6th क्लास वाली बुक पूर्वी भी पढ़ लेना और जो पहले वाली बुक थी उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका दोनों का दोनों लर्न हो जाएगा, दोनों के दोनों में से आप थ्रू आउट हो जाओगे। चाहे दोनों में से कहीं से भी कुछ आ जाते तो आप उसको कर पाओगे। और कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, बस 5 ही यूनिट्स हैं, बहुत इजी हैं। ऐसा जैसे हम बच्चों की तरह कहानियां पढ़ते हैं वैसी कहानियां दी गई हैं, और उन कहानियों से हम बताते हैं बच्चों को कि इसमें कुछ सीख मिलती है हमें, इसलिए हम उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, उन सारी स्टोरीज को पढ़ेंगे, उनके एमसीक्यूज करेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, एमसीक्यू करेंगे। यहां से आपका स्टोरी एमसीक्यू का कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे ही गाइड्स में ग्रामर के पोर्शंस भी दिए होते हैं, और कहीं से पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये 6 to 12 तक की बुक्स में से ग्रामर बहुत अच्छे से कर लेंगे। मैंने तो क्या किया था, मेरे पास एक्स्ट्रा बुक्स पड़ी थी ग्रामर की, मतलब गाइड्स थी, मैंने आसपास में से कहीं अरेंज कर ली थी, उन्हीं बुक पर से। जैसे मान लो एक्सरसाइज दिया, एक्सरसाइज के पास ही मैंने आंसर लिखती गई, मेरी वहां से प्रैक्टिस हो गई। या कॉपी लेकर बैठ गई, जैसे क्वेश्चन दिया है उसके आंसर्स आंसर्स आंसर आंसर ऐसे लिखती रहती थी मैं। क्योंकि मैंने टीजीटी की भी तैयारी की थी, तो टीजीटी की तैयारी मैंने इसी तरीके से की थी। मान लो गाइड है, गाइड में क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके आंसर मैं मतलब पेज पे लिखती जाती थी। और पेज पे लिखने के बाद टिक कितने सही हुए, कितने गलत हुए, फिर कहाँ पर मिस्टेक हुई, क्यों मिस्टेक हुई, इसका क्या रीजन था, वो भी देखा। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं,
मान लो हमने क्वेश्चन तो कर लिया, पर जो हमारी मिस्टेक हुई उसको हमने एनालाइज ही नहीं किया, उसको हमने देखा ही नहीं कि हमारी कहाँ मिस्टेक हो गई, और फिर वही सेम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैं पहले टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सीरीज लगाती थी, ठीक है, मान लो मैंने क्वेश्चन किया और मेरा वो गलत हो गया, मैं उसका आंसर ही नहीं देखा कि मैंने गलती कहाँ की, और फिर मुझे उसका आंसर भी याद नहीं रहा कि इसका आंसर क्या था। सेम क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ गया, तो पेपर में भी वहां पर मैं सेम मिस्टेक करके आई थी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है ना। आपको अगर मान लो आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो आपको देखना है, उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़नी है, क्योंकि हम अगर वहां पर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो बाद में हमें वो याद भी रहता है कि हमारी कहाँ पर मिस्टेक हुई थी। ठीक है, ऐसे ही आपको 6 से लेकर 12th तक की बुक्स के साथ में पढ़ना है। ये तो था आपका टीजीटी के लिए। अब मैं पीजीटी की बात कर लेती हूँ। पीजीटी के लिए भी आपको 11th 12th, क्योंकि कई बार 11th 12th में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और टीजीटी के केस में शायद कम चांसेस रहते हैं, लेकिन पीजीटी में इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप क्या करेंगे, 10th की 12th की 9th की 10th की 9th 10th भी पढ़नी होती है, क्योंकि पीजीटी जो टीचर्स होते हैं वो 9 to 12 तक के टीचर्स होते हैं। तो आपको 9th 10th 11th 12th एंड देन जो ग्रेजुएशन में कुछ नॉवेल्स थी, जैसे नॉवेल्स में पढ़ते थे हम, जैसे शेक्सपियर के नॉवेल्स हैं, है ना, जैसे अलग अलग जो आपके ऑथर्स थे, राइटर्स थे, पोइट थे, उनके बारे में आप पढ़ते रहिएगा। उनमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं और ग्रामर भी देखने को मिलती है। आप ये लगाकर चले, अगर 60 मार्क्स का हमारा सिलेबस है तो 25 से 30 मार्क्स की आपकी ग्रामर रहती है, और बाकी आपका थ्योरी का सेक्शन रहता है। तो दोनों में ही आपको ऐसे पढ़ना है। मान लो आपने 6 to लेकर 12 तक की ग्रामर कर ली है, तो सेम ग्रामर आपके उसमें भी काम आएगी। जैसे आपको कुछ चैप्टर्स जरूर करके जाने होंगे, टेंस का जरूर करके जाना, टेंस में से आता है। जैसे ग्रामर में वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं, डिफिकल्ट स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, फ्रेजेस हैं, वन आइडम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, और जैसे आपका एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ साथ आपके नरेशंस होते हैं, और नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सब में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे समझ में मेरी बात? तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है, और इसके अलावा ग्रामर कर लेना जितने भी, जैसे अब आपको ग्रामर में कुछ इस तरीके के पोर्शन दिखेंगे, ये ज्यादा जरूरी रहते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शंस में से आपके आइडम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, डिफिकल्ट स्पेलिंग्स, और जैसे एन एप्पल आई, इसका नाम भूल गए वैसे हम क्या कहते थे, आंखों का तारा, वो जो फ्रेजेस ही बोल देते हैं उसको हम शायद आइडम्स एंड फ्रेजेस कह देते हैं, वो आपको करके जाने हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और 2-2 3-3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो आपके बहुत जरूरी भी होते हैं। तो आपको इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। मोडाल्स में से जरूर क्वेश्चंस आते हैं, मोडाल्स करके जानी है। आर्टिकल्स में से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, आर्टिकल्स करके जाने हैं। और जैसे आपकी प्रेपोजिशंस में से भी जरूर क्वेश्चन आता है। 2-3 क्वेश्चन आपको प्रेपोजिशंस में से देखने को मिलते ही मिलते हैं, चाहे उसके लिए आप बेसिक 15 नंबर की इंग्लिश कर रहे हैं, चाहे फिर आप सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो कुछ टॉपिक्स पे आपकी पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका उसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और इतना कोई मुश्किल बात नहीं होती है कि आप इसको बहुत ही ऊंचा लेवल का समझ लें। इंग्लिश का एस्टेट तो बहुत ही ईजी रहता है। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। टाइम मैनेजमेंट की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका ये मैथ्स का पेपर नहीं होता कि आपको कैलकुलेट करके लिखना है, बट फिर भी थोड़ा मैनेज करके चलना होता है। और ये सारा का सारा आता है आपके पहले प्रैक्टिस से। आपने घर पे कितने अच्छे से प्रैक्टिस की है, कितने क्वेश्चन पेपर्स किए हैं, पुराने कितने पेपर्स कितनी देर में कर लिए हैं, तो ये सारा का सारा आपके एग्जाम के टाइम पे वहां पर जो अभी यहाँ पर आप पढ़ के जाएंगे वो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट में। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करके चलना है। बट मुझे लगता है मैथ्स वालों को ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने पहले मैथ्स से एग्जाम दिया था अपना एस्टेट का, तो मेरा पेपर हर बार रह जाता था, क्योंकि इतना लेंथी होता था, सॉल्विंग होता था, तो मेरा हर बार रह जाता था। लेकिन जैसे मैंने इंग्लिश से दिया तो इंग्लिश से मेरा बिल्कुल इजीली क्रैक हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश द बेस्ट ऑप्शन है जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोप भी आपने देखा होगा, इस बार भी इंग्लिश की बहुत सारी पोस्ट देखने को मिली थी, क्योंकि एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है, और इसकी पोस्ट इतनी ज्यादा होती है। जब आप स्कूल्स में जाते हैं तब भी आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं, तो लैंग्वेज तो बहुत हमेशा ही बेस्ट रहती है। तो जो भी इंग्लिश के लिए तैयारी करना चाहता है टीजीटी पीजीटी के लिए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट आइडिया है, बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो आप इसको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके साथ ये बात शेयर की है। ठीक है, बुक्स आप बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम कहाँ से बैच लें, कहाँ से पढ़ें। मुझे लगता है कि बैच की बजाय आप खुद से पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ये आपको इसलिए नहीं कह रही कि आप बैच ना खरीदें, या मुझे तो इससे क्या ही मिलेगा,
मिलेगा, है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल वेल सेटल्ड हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है, तो मैं आपको उस चीज़ के लिए मना क्यों करूँगी। बट एक गाइडेंस होती है जो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए फालतू के पैसे लगाने की ज़रूरत है। जो चीज़ आप घर पे खुद से पढ़ के कर सकते हैं, खुद से पढ़ के करने में जो आनंद आपको मिलेगा, जो आपको गाइडेंस मिलेगी, जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। हाँ, आप यूट्यूब की हेल्प जरूर ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। बुक्स में से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं, बुक्स में से नहीं पढ़ते, यूट्यूब 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 देखते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो उसके लिए बुक से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको उसके लिए बुक्स से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, तो बुक्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, बुक्स से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ना है, एंड देन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो ये थी आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे उसकी स्ट्रेटेजी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ या किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।